हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों, आज फिर से एक नई क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम एक और नई हेडिंग सीखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आप सबको ये बता दें हम कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की ना तो आपसे कर लीजिए, क्योंकि बसंत पंचमी कल था और आप लोगों ने माता सरस्वती जी से बहुत ही प्रार्थना की होगी कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और हम अच्छे अंक से पास हो जाएं। तो प्रार्थना तो कर ली आपने, लेकिन प्रार्थना करने के अलावा आप सभी लोग मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत से नंबर नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी हेडिंग। उससे पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक, अपना नोट्स अपने सामने रख लीजिए। एनसीईआरटी बुक यानी उसमें इस पेज को ओपन कर लीजिए जो हमारी हेडिंग है। कौन सी हेडिंग है? पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। ठीक है, हम सभी को पता है बच्चों कि हम लोगों ने एक डीएनए खंड पे वांछित जीन ऐड करके उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, यानी पुनर्योगज डीएनए बना दिया। जिस पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं बताइए? चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा हमको। ठीक, तो वांछित जीन मतलब एक डीएनए खंड है, उसमें हमने एक नया डीएनए जो है वांछित डीएनए ऐड करके क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। ठीक, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पौधों में या जीवाणु में या फिर हमें जंतु में क्या करना? स्थानांतरित करना है। तो कैसे करेंगे? बात ये फंस जाती है। तो यही हेडिंग जो हमारी है वो बताएगी पौधे व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक को कैसे प्रवेश कराते हैं। तो सबसे पहला यही शब्द है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, देखने को मिलेगा आपको, पढ़िएगा आराम से। उसमें कहा है कि जो पौधों में या जंतुओं में जो जीन को यानी डीएनए को, हमारे वांछित डीएनए को पौधों के अंदर या एनिमल के अंदर ट्रांसफर करने की जो विधि है हमने किससे सीखी है? जीवाणु से और विषाणु से सीखी है, यानी बैक्टीरिया एंड वायरस से सीखी है। एक बैक्टीरिया का नाम लिखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है ये और इंपॉर्टेंट भी है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये एक क्या है? यह एक है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु। और एक विषाणु का नाम भी लिख देते हैं, वायरस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषाणु। ठीक, विषाणु यानी वायरस। वो कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस। पश्च विषाणु हिंदी में बोलते हैं, पश्च विषाणु इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया? ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या करता है? पौधों में अबूर्द करता है, पौधों में गांठ उत्पन्न करता है। अबूर्द का मतलब होता है बच्चों गांठ उत्पन्न करना। ठीक है, पौधों में गांठ उत्पन्न करता है, जैसे यानी पौधों में रोग उत्पन्न करता है, ट्यूमर उत्पन्न करता है। और रेट्रोवायरस का भी कुछ यही कारण है। रेट्रोवायरस भी क्या काम करता है? कैंसर उत्पन्न करने का काम करता है। रेट्रोवायरस एक समूह है, कुछ से एड्स भी होता है, HIV एड्स भी होता है। ठीक है, कैंसर उत्पन्न करने का करता है। कैंसर में भी क्या होता है? गांठ बनता है। ठीक है, तो गांठ कैसे बनता है? सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। हम सभी को पता है कि जब हमारी जो सेल है वो जैसे नॉर्मल सेल है वो एक निश्चित समय पे डिवीजन करती है, लेकिन जो कैंसर सेल होती हैं, जो ट्यूमर सेल होती हैं, वो रैपिडली डिवीजन करती, मतलब तेजी के साथ वो अपना विभाजन करती हैं, जिसकी वजह से एक स्थान पर मांस जमा हो जाती है सेल की डिवीजन की वजह से, और वो धीरे धीरे अगर कैंसर की गांठ है तो वो कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो जीवाणु है, यानी हम जीवाणुओं और वायरसों से सीखा है कि हम डीएनए को कैसे सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, जिसके पास एक जीन है टीआई जीन, इसके डीएनए पर एक जीन है टीआई जीन, जिसकी वजह से क्या होता है? पौधों में गांठ उत्पन्न होती है। तो अगर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के डीएनए में, जो इसका डीएनए है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के डीएनए में वो जीन काट के निकाल दें, जैसे ये कोई एक डीएनए का ये खंड है। ठीक है, ये डीएनए का एक खंड है और इस डीएनए के खंड के कारण पौधों में क्या होता है? गांठ उत्पन्न होता है। समझिए, फोकस करिएगा। इस डीएनए खंड के कारण पौधों में क्या उत्पन्न हो रहा है? गांठ उत्पन्न हो रहा है। अगर हम इस डीएनए को यहां से क्या कर दें? काट के निकाल दें। ठीक है, या फिर इसी स्थान पर हम अपना वांछित जीन ऐड कर दें।
ठीक है, काट के निकाल दें या वांछित जीन यहां पर क्या कर दें, ऐड कर दें। अगर ऐसा करेंगे बच्चों, वांछित जीन ऐड करने से क्या हो जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है ना, कल की क्लास में पढ़े हम लोग। चलिए बता दीजिएगा क्या होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, पता चलेगा तो कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर हम किस एग्रोबैक्टीरियम जो टीआई जीन है वो इस प्लेस पर था और इसी वाले प्लेस पर हमने क्या कर दिया, अपना डीएनए, वांछित डीएनए क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने से पूरा डीएनए खंड क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। यानी बैक्टीरिया की वजह से जो पौधों में गांठ हो रही थी, रोग वाली गांठ हो रही थी, अब वो होगी नहीं, क्योंकि क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अब इस वांछित जीन को, यानी ये जो पुनर्योग है, क्योंकि ये कौन सा डीएनए बन गया, आर डीएनए बन गया बच्चों, आर डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और इस आर डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर अगर ट्रांसफर करके किस में ट्रांसफर कर दें, प्लांट में ट्रांसफर कर दें, तो जो प्लांट में जो गांठ उत्पन्न हो रही थी वो गांठ अब तो नहीं होगी, क्योंकि वो रोग वाली गांठ थी। क्योंकि यहां पर हमने, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने यहां पर क्या ऐड कर दिया, अपना वांछित डीएनए ऐड कर दिया, या इसको हमने यहां से कट करके अलग कर दिया, जिससे रोग हो रहा था उसको कट करके अलग कर दिया, या उसी प्लेस में हमने क्या ऐड कर दिया, अपना वांछित डीएनए ऐड कर दिया। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो ऐसा हम कर देते भी हैं, है ना, साइंटिस्ट कर पाएंगे नहीं, साइंटिस्ट करते भी हैं। और इस डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर पहले ट्रांसफर करेंगे और इस बैक्टीरिया को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट में। तो ये बैक्टीरिया जो पहले रोग उत्पन्न कर रही थी, अब वो हमारे वांछित डीएनए खंड को ले जाएगी और प्लांट के अंदर उसको क्या कर देगी, मतलब पूरे सेल में ट्रांसफर कर देगी। क्योंकि बैक्टीरिया बार बार डिवीजन करेगी, डिवीजन की वजह से प्लांट के बॉडी में, यानी प्लांट का जो डीएनए है उसमें उसका इस वांछित डीएनए भी ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट में जो हम जीन डाले थे वो चला जाएगा। समझ में बात आ गई। उसी तरीके से रेट्रोवायरस, जैसे रेट्रोवायरस के पास भी जो डीएनए है या आरएनए है, अब मैक्सिमम आरएनए ही होता है इसके पास, इसका जेनेटिक मटेरियल। अब अगर उसके भी हम जिस वजह से, यानी जिसके जो रेट्रोवायरस है इसके आरएनए पर, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, चलिए बता देते हैं हम, जो रेट्रोवायरस होते हैं उनके पास इनका जेनेटिक मटेरियल होता है क्या, आरएनए, ठीक है, आरएनए। आरएनए से यह हमारे डीएनए से जुड़कर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा, किस एंजाइम द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डीएनए में। ये भाई ये इनकी क्वालिटी बड़ी डेंजरस क्वालिटी है। और ये वाला डीएनए हमारे सेल के डीएनए के साथ, जो सेल का डीएनए होता है उस सेल के डीएनए के साथ ऐड होके अपनी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। रेट्रोवायरस की एक अंदर क्वालिटी, रेट्रोवायरस से एचआईवी एड्स भी होता है, कैंसर भी होता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी जातियां हैं, है ना, एक समूह है इनकी। तो रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल तो क्या होता है, आरएनए होता है, लेकिन वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए में। और यही क्वालिटी इनकी डेंजरस होती है, जिसकी वजह से अभी तक इसको हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए, मतलब इसका कैंसर का इलाज पूरी तरीके से नहीं हो सका है। कैंसर तो कई कारण से होते हैं, एक कारण वायरस भी है। तो ये डीएनए में कन्वर्ट होके ये हमारे डीएनए के साथ ऐड होके अपनी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, मतलब मल्टीपल रेट्रोवायरस बनाते हैं। अगर बच्चों इसके डीएनए में, अगर इसके डीएनए में या आरएनए में, खास करके डीएनए में ये किया जाता है, अगर इसके डीएनए में जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, ध्यान से समझिएगा, जिसकी वजह से, यानी डीएनए का वो खंड जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कैंसर हो रहा है, अगर उसी प्लेस पर हम अपना वांछित जीन ऐड कर दें, तो क्या वो कैंसर वाला जो जीन था वायरस का, वो क्या हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। या तो हम काट के निकाल दें, या तो सबसे बेटर तरीका है कि उसी प्लेस पर, जिस प्लेस से हमारे बॉडी में कैंसर हो रहा है रेट्रोवायरस से, एनिमल के बॉडी में कैंसर हो रहा है रेट्रोवायरस से, अगर उसी वाले प्लेस पर हम क्या ऐड कर दें, वांछित जीन ऐड कर दें, तो क्या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। पिछली क्लास में पढ़े हम लोग। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से ये जो, जिसकी वजह, इसके पास जो डीएनए खंड था जिसकी वजह से कैंसर हो रहा था, अब वो कैंसर नहीं करेगा, बल्कि यह हमारा वांछित जीन ले जाएगा हमारी सेल के पास और उसका क्या करेगा, हमारे डीएनए के साथ जोड़ देगा। और हम वही तो चाह रहे हैं कि हमारा वांछित जीन डीएनए के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए।
अब अगर ऐसा मतलब रेट्रोवायरस में अगर वांछित जीन ऐड करेंगे जिस वाले मतलब रेट्रोवायरस के डीएनए के जिस प्लेस से हमें कैंसर होता है, अगर उसी प्लेस में वांछित जीन ऐड कर दें तो कैंसर नहीं होगा, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। मतलब वो क्या हो गया है, अब वो रोग उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे डीएनए को, वांछित डीएनए को हमारे मतलब सेल के डीएनए के साथ जोड़ देगा। बात समझ में बात आ गई? ठीक है, तो ये तो रहा एनसीईआरटी का इस हेडिंग का काम। अब आगे भी कई विधियां हैं जिससे हम डीएनए को सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों इसको मिटाते हैं और फिर उसके बाद अगली हेडिंग हम देखते हैं। तो मिटाते हैं, चल हमने मिटा दिया, ये हेडिंग हम लोग पढ़ लिया। अब अगली हेडिंग आप एनसीईआरटी का पेज पलटिए और उसमें देखिए बड़े ध्यान से, एक हेडिंग होगी सक्षम परपोषी अतिथेय। हेडिंग है सक्षम परपोषी अतिथेय। ठीक है बच्चों, मतलब डीएनए के अंदर, मतलब हमें सेल के अंदर डीएनए कैसे भेजना है। एक दो विधि तो हम देख लिए, बैक्टीरिया वायरस से कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में हम मैक्सिमम वायरस का यूज करते हैं, और प्लांट में हम बैक्टीरिया का, और उस बैक्टीरिया का नाम अभी हम पढ़े हैं ना, जीन का भी नाम पढ़े हैं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और है, अब हमें बताएंगे जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये किस टाइप के, मतलब चलिए ऑप्शन दे देते हैं, यह एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री किसमें गांठ उत्पन्न करता है। ये आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, है ना। चलिए एनसीईआरटी ढूंढिएगा, मिलेगा, पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। तो सक्षम परपोषी अतिथेय का मतलब वही है कि जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किए हैं, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें हम अपना वांछित जीन ऐड किए हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर आखिर जाएगा कैसे। हमने एक वायरस और बैक्टीरिया का विधि तो पढ़ लिया, और भी क्या विधियां हैं, जी हाँ हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी है। तो हम पहले पढ़ेंगे जीवाणु की कोशिका में कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो डीएनए होता है वो जल विरागी, मतलब जल से डरने वाला होता है, पानी से जल जो है डरने वाला होता है। तो वो इजिली सेल के अंदर नहीं जा सकता बाहर से, उसको फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, हमें सेल के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। एनसीईआरटी की पहली लाइन इसकी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। यहां पर देख रहा है जल विरागी बोल दिए थे, गलती हो गई, यहां पर होगा डीएनए जलरागी होता है, यानी हाइड्रोफिलिक अणु होता है, और यह कोशिका झिल्ली से होकर आसानी से नहीं जा सकता, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जलरागी होता है, और ये कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली से आसानी से पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आसानी से पास नहीं हो सकता है, तो जीवाणु के अंदर हम आखिर में कैसे अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेज सकते हैं। तो जीवाणु का एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। आप सबको पता है कि जीवाणु के पास जो है उसका सबसे आउटर कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद का जो लेयर होता है वो क्या होता है, सेल वाल होती है, सेल वाल होती है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होती है। अब ये कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस जीवाणु के अंदर प्रवेश कराना है, इसका जीनोमिक डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी कि हम प्लाज्मिड के अंदर, ये प्लाज्मिड मान लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा के मान लेते हैं प्लाज्मिड। अब चलिए ये प्लाज्मिड हमने बनाया, और क्योंकि प्लाज्मिड गोलाकार होता है और इसमें हमने अपना जीन ऐड किया है इस वाले प्लेस पर। अब इस प्लाज्मिड को हमें इसके अंदर ट्रांसफर करना है, तो कैसे करेंगे। तो जीवाणु में हम किसका, द्विसंयोजी धनायन का यूज करते हैं, डाइवैलेंट कैटायन का, यानी कैल्शियम आयन, जिसपे क्या हो, डबल चार्ज होता ही है कैल्शियम पर। और भी हम किसी अन्य एलिमेंट का यूज कर सकते हैं जिसपे डबल क्या हो, धनायन उपस्थित हो। तो डाइवैलेंट कैटायन का यूज करते हैं, उसका एग्जांपल एक कैल्शियम का दिया भी है आपके बुक में, इसको देखेंगे। कैल्शियम का यूज करके हम इस डीएनए खंड को क्या करते हैं, सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया को, ठीक है, इस बैक्टीरिया को हमें, जैसे कैल्शियम आयन, ठीक है, ये कैल्शियम आयन है, तो कैल्शियम आयन
में हमें इस बैक्टीरिया को रखना पड़ता है। इस बैक्टीरिया को क्या करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी बैक्टीरिया होंगी, उसके साथ क्या होगा, कैल्शियम आयन होगा, इसके साथ इसको रखना पड़ेगा। तो फोर्सफुली रखेंगे तो आयन की वजह से यहां मतलब जो कोशिका भित्ति है जीवाणु की, उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। ठीक है, ये कैल्शियम आयन के रिएक्शन की वजह से होगा, जिसकी वजह से ये डीएनए जो वांछित जीन है हमारा प्लाज्मिड है, वो आ जाएगा कहां पर बच्चों, सेल मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति के बीच में। ठीक है, कैल्शियम आयन में रखने की वजह से ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये सेल वॉल और कोशिका झिल्ली के बीच में आ जाएगा। अब हमें इसको किस में भेजना है, इसके कोशिका द्रव्य में भेजना है हमको। क्यों? क्योंकि उसी में जाकर तब क्या रेप्लिकेट करेगा ना, सबको पता है। तो इसके लिए एक विधि अपनाई जाती है। तो अगर ऐसा हम कर लेते हैं, मतलब डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये आर डीएनए है, ठीक है, आर डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर हम कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भेज पाते हैं, भेज लेंगे, क्योंकि कैल्शियम आयन का यूज करेंगे। अब ये आ गया इसके बीच में, तो इस बैक्टीरिया को हमें सबसे पहले कहां रखना पड़ेगा, बर्फ में। ठीक है, बर्फ पर रखना पड़ेगा बैक्टीरिया को। ठीक है, परख नली में लेके बर्फ पे रखेंगे। जैसे ही बर्फ पे रखेंगे, आप सबको पता है कि जो कोशिका झिल्ली है वो सिकुड़ेगी। कोशिका झिल्ली क्या करेगी, सिकुड़ेगी। भाई बर्फ पे रखेंगे, सिकुड़ेगी कि नहीं सिकुड़ेगी। तो जैसे ही सिकुड़ेगी, उसके बाद इसको तुरंत कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना है, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखेंगे। तो फिर से क्या होगा, रखने की मतलब कि एक बार सिकुड़ी, फिर उसके बाद तुरंत वो 42 डिग्री सेल्सियस मिल रहा ठंडा होने के बाद, तो तुरंत ही झिल्ली क्या होगी, वो फैलेगी। फैलने की वजह से कोशिका झिल्ली में आ जाएगा क्या आ जाएगा, पोर बन जाएंगे, छोटे छोटे इसमें क्या बन जाएंगे, पोर, जिससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा किसके पास, किसमें आ जाएगा, कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। और फिर इसको 42 डिग्री के बाद फिर से इसको क्या करना है बच्चों, बर्फ पर फिर रखना है। यानी एक बार बर्फ पे रखना है 42 डिग्री सेल्सियस, फिर गर्म प्लेस पे रखना है, फिर उठा के उसको बर्फ पे रखना है, ताकि बैक्टीरिया कंफ्यूज भी हो जाए और उसमें पोर बनने की वजह, यानी कोशिका झिल्ली में पोर बनने की वजह से जो डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में चला जाए। बच्चों है ना कॉन्सेप्चुअल, कितना कॉन्सेप्चुअल है बताइए, बहुत ही है। ठीक है, तो जीवाणु के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे भेजते हैं, इस विधि से। पहले उसको कैल्शियम आयन में रखेंगे, जिससे कोशिका भित्ति में पोर बनने की वजह से आरडीएनए एंट्री करेगा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में। अब उसके बाद उसको बर्फ पे रखेंगे ताकि कोशिका झिल्ली सिकुड़ जाए। जब सिकुड़ जाएगी फिर से उसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखेंगे। जब 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखेंगे तो कोशिका झिल्ली फिर फैलेगी और पोर बन जाएगा। और जब पोर बनेगा तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में है वो इंटर कर जाएगा कहां, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और जब कोशिका द्रव्य में इंटर करेगा फिर उस दौरान फिर से इस पोर को, जो ये पोर खुला है 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, फिर उसको बंद करने के लिए बर्फ पे रखेंगे ताकि वो बंद हो जाए और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीवाणु के अंदर पहुंच जाए। तो ये तो विधि हो गई बच्चों जीवाणु के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचाने की। अब हम पढ़ेंगे आगे कि एक यही विधि है नहीं, ठीक है, और हम अब देखेंगे कि पौधों में या फिर एनिमल सेल में कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हम एनिमल सेल की बात करेंगे। तो एनिमल सेल में हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका, ठीक, ये जंतु कोशिका है। एक हमने बनाया जंतु कोशिका, ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है। तो बच्चों आज के डेट में माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो एक माइक्रो इंजेक्शन, चलिए बना देते हैं एक फिगर इंजेक्शन जैसा, ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन, ये हो गया माइक्रो इंजेक्शन। और माइक्रो इंजेक्शन इसमें भरा है हमारा डीएनए, वांछित डीएनए, ठीक है, वांछित डीएनए इसमें हमने भर लिया है। और इस माइक्रो इंजेक्शन का यानी कि जंतु कोशिका में सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि का उपयोग करते हैं, यानी माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। ये बहुत ही छोटे इंजेक्शन होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ऐसे हम नहीं देख पाएंगे। इस इंजेक्शन की जो नीडल है हम इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो इस इंजेक्शन के अंदर वांछित डीएनए ऐड करके सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में इस वांछित डीएनए को छोड़ा जाता है। आई थिंक समझ गए, यानी जंतुओं में वांछित डीएनए ऐड, मतलब वांछित डीएनए को भेजने के लिए माइक्रो इंजेक्शन का सहारा लिया जाता है।
ठीक है, एक विधि और कहां जंतुओं में कौन सा पढ़ा, रेट्रोवायरस से भी हम भेज सकते हैं, और ये कृत्रिम विधि है, वो तो लिविंग था ना, वायरस जैसे बॉडी में जाएगा तो लिविंग होगा, बाहर रहता है नॉन लिविंग रहता है, सबको पता है। तो इस सेल के अंदर एक और विधि है जंतु कोशिका में वांछित डीएनए को ऐड करने की, हम माइक्रो इंजेक्शन का सहारा लेंगे जिसमें वांछित जीन ऐड करके सीधे केंद्रक में भेज देंगे, ठीक है। तो ये जंतु में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि का, ठीक है बच्चों। अब लास्ट हम देख लेते हैं कि पौधों में एक तो हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस देख लिया था, और दूसरी विधि है एक और पौधों में डीएनए को भेजने की, ठीक है, किसमें, पौधों में, ठीक है, पौधों यानी पौधे की कोशिका में, पादप कोशिका लिखें बेटर है, पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका में डीएनए कैसे हम भेज सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने एक प्लांट सेल बनाया, ये रहा प्लांट सेल, ये रहा उसका वैक्यूल, ये रहा केंद्रक, इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स आप लोग कर लीजिए, समझ लीजिए। प्लांट में एक और विधि है, एक तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन बैक्टीरिया का यूज कर लें, और दूसरी विधि है बायोलिस्टिक, ठीक है, बायोलिस्टिक विधि का उपयोग कर सकते हैं, बायोलिस्टिक विधि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, बायोलिस्टिक विधि का उपयोग कर सकते हैं, या उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जीन गन के नाम से जानते हैं, जीन गन, ठीक है, जीन गन होता है, गन मशीन, ठीक है, जीन गन। तो जीन गन विधि में यानी कि एक मशीन, चलिए उसका एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। बंदूक टाइप मशीन होती है, बंदूक जैसी मशीन, ऐसी मशीन होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आप गूगल करेंगे मिलेगा। अब इस मशीन के अंदर हम वांछित डीएनए को, जो वांछित डीएनए खंड है, जैसे कोई वांछित डीएनए खंड है, ये वांछित डीएनए है, इसके चारों तरफ स्वर्ण का या टंगस्टन का, स्वर्ण का या टंगस्टन का, ठीक है, लेप लगाएंगे। ये वांछित डीएनए, जैसे हमने बहुत सारे वांछित डीएनए यहां पर बना लिए, वांछित डीएनए, ये सब वांछित डीएनए हैं, और इनके ऊपर हम स्वर्ण या टंगस्टन का, ठीक है, स्वर्ण या टंगस्टन का लेप लगा के इस गन मशीन के अंदर भरेंगे, ठीक है, ये हमने भर दिया, ठीक है, ये सपोज करिए हमने भर दिया, क्या भर दिया, वांछित डीएनए को, डीएनए के ऊपर हम स्वर्ण या टंगस्टन का लेप लगा के भर दिया, और उसके बाद इसको, मतलब जैसे बंदूक चलाया जाता है वैसे, जिसके है ना, बंदूक जैसे चलाया जाता है उस पर बमबारी कराई जाएगी, ठीक है, क्या कराई जाएगी, बमबारी, ठीक है, बमबारी कराई जाएगी, बम फेंका जाएगा, आप अब मत फेंकने लगना बम, ठीक है, इस मशीन से, यानी किसे, बायोलिस्टिक या जीन गन मशीन से, उसके अंदर हम गोली के रूप में क्या भरेंगे, वांछित डीएनए के ऊपर स्वर्ण या टंगस्टन का लेप लगा के भरेंगे, उसके बाद कोशिका पे उसकी बमबारी कराई जाएगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और बमबारी कराने के बाद जो डीएनए, कुछ डीएनए जो है, कुछ वांछित डीएनए उसकी कोशिका भित्ति से होते हुए कोशिका झिल्ली से पहुंच जाएगा, कहां पर, कहां पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक में, ठीक है। यह काम होगा किससे, जीन गन से, ठीक। तो हम लोगों ने जीवाणु और वायरस से भी डीएनए को कोशिका के अंदर भेजने की विधि देख ली, और उसके बाद प्लांट में और एनिमल्स में और बैक्टीरिया में 3 अन्य विधियां भी देखी, जिससे हम अपने पुनर्योगज डीएनए को, यानी वांछित जीन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कहां, सेल के अंदर। तो बच्चों एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, बड़ी इजी है, और वीडियो आपको समझ में आया होगा पक्का है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थे इसमें और समझने वाली बात थी, और हमने सब कुछ दिखा के, मतलब बोर्ड पे बना के बताया है, आप लोगों को समझ में आया होगा पक्का। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू माय डियर स्टूडेंट।